हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज। यानी एक क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी हमें डिटरमिन करनी है यदि हमें उसकी यूनिट सेल की एज लेंथ दी हो। यानी यदि हमें क्रिस्टल की डेंसिटी निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि हमें उसके यूनिट सेल की डेंसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो यूनिट सेल की डेंसिटी होती है वही क्रिस्टल की डेंसिटी होगी। तो वो जो यूनिट सेल है जिसकी हमने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, यदि हमें उसकी एज लेंथ दी हुई हो और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमें पता हो, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। देखते हैं। लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, मान लीजिए जो यूनिट सेल है जिसकी हम डेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसकी एज लेंथ हमें ए पिकोमीटर दी हुई है और जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स लेट इट बी जेड, उसको हम जेड मान लेते हैं। और एटॉमिक मास उस एलिमेंट का ये हमें पता है, लेट इट बी m। नाउ यदि हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना होता है तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास किसका? मास ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि हम यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नाउ अब इन दोनों टर्म को हम वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल पता चल जाएगी। मास ऑफ द यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, मास ऑफ यूनिट सेल, यदि हमें एक एटम का मास पता हो, उसको हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। एक एटम का मास यदि हमें पता हो, उसको नंबर ऑफ एटम्स उस यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यूनिट सेल का मास पता चल जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं हमारे पास? जेड हैं। मास ऑफ वन एटम कैसे निकाल सकते हैं? यदि हमें एटॉमिक मास पता हो, मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली इट इज m अपॉन n नॉट, यानी एवोगैड्रो नंबर। ये हमें क्या देगा? मास ऑफ यूनिट सेल। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब। साइड कितनी है हमें दी हुई? a पिकोमीटर। तो a पिकोमीटर हम क्या करेंगे? इसका क्यूब कर देंगे। लेकिन क्योंकि जो मास होता है वो ग्राम पर मोल में होता है और यहां पर जो डेंसिटी है हमें वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास आती है, तो हम क्या करेंगे? इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 पिकोमीटर, वी नो दैट 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। a पिकोमीटर कितना हो जाएगा? a इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर होल क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a क्यूब इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये दोनों वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। यहां से हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? मास ऑफ यूनिट सेल कितना है? Z इंटू m अपॉन n नॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? a क्यूब इंटू 10⁻30। सॉल्व करने पर जब रीअरेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी a क्यूब इंटू n नॉट इंटू 10⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला आ गया
डेंसिटी कैलकुलेट करने का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ए एज लेंथ है, एन नॉट एवोगेड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻22 जिसकी वैल्यू होती है। एटॉमिक मास ये भी हमें पता है एलिमेंट के केस में, लेकिन जेड क्या होता है? जेड होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। लेकिन यूनिट सेल तो आपको पता है सिंपल क्यूबिक भी होते हैं, बॉडी सेंटर्ड भी होते हैं, फेस सेंटर्ड भी होते हैं। तो उन केसेस में जेड की वैल्यू हम क्या लेंगे ये देख लेते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एलिमेंट्स के केस में, जब हम प्योर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यदि हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक में जेड कॉर्नर्स पर ही एटम होते हैं, इसलिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बॉडी सेंटर के केस में ये हम बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फेस सेंटर के केस में जेड 4 हो जाएगा। लेकिन यदि हमें आयनिक कंपाउंड्स दिए होंगे, वहां पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की बजाय हम क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस है, सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, दिस इज द वन फार्मूला यूनिट, ये एक फार्मूला यूनिट है। इसलिए फॉर आयनिक कंपाउंड्स यदि हमें दिए हुए हो, उस केस में यदि सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है या जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर है, उस केस में जेड जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि उस केस में जो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होते हैं पर यूनिट सेल वो कितने होंगे? 4 होंगे। इसी तरह से यदि सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है, सीजियम क्लोराइड जिसमें क्लोराइड आयंस are at the corners and cesium ion present at the center of the body, in that case the Z is taken as 1, क्योंकि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इस केस में हम 1 लेंगे। सोडियम क्लोराइड टाइप जो स्ट्रक्चर होते हैं, एफसीसी टाइप जो स्ट्रक्चर होते हैं, उस केस में जो एज लेंथ होती है, एज लेंथ, दिस इज ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन के बीच के डिस्टेंस का जो डबल होता है वो एज लेंथ होती है। ये सभी हम फार्मूले में, सभी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे। क्यों होती है डबल? क्योंकि जो एनायंस होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस सेंटर, while the cations are present at the edge center and at the body center। जैसे मैं यदि एक यूनिट सेल की यहां पर ये बात करूं, यदि मैं एक फेस की बात कर रहा हूं, ये ले ली फ्रंट फेस हम ले लेते हैं, जो एनायंस हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस सेंटर, while the cations are present at the edge centers and at the body center। इसलिए कैटायन और एनायन ये पूरी एज लेंथ है। कैटायन और एनायन का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसमें वो एज लेंथ का हाफ होता है। इसलिए एज लेंथ निकालने के लिए इस केस में हमें कैटायन और एनायन के डिस्टेंस का डबल करना होता है, वो हमें एच लेंथ देता है। ये सारी बातें हम लोग यूज करेंगे जब हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो शुरुआत करते हैं पहले न्यूमेरिकल की। स्टेटमेंट, गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इफ द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 407 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी एज वेल एज इट्स एटॉमिक रेडियस। यानी गोल्ड की हमें डेंसिटी भी कैलकुलेट करनी है और उसका एटॉमिक रेडियस भी कैलकुलेट करना है।
हमें साथ में दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ द गोल्ड। जब भी इस टाइप के हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला। देखिए, डेंसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो अभी जो हमने निकाला है, दैट इज Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 इंटू एन नॉट। याद रखिएगा कि ये 10⁻⁻30 हमने कहां इस्तेमाल करना है, जब एज लेंथ हमें पिकोमीटर में दी हुई है और जो डेंसिटी है हमारी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आनी है, उस समय हम ये यूज करेंगे। बट यदि एच लेंथ हमें ऑलरेडी सेंटीमीटर में दी हुई है, तब हम ये 10⁻30 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल में आपने देखा था कि पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻10 को यूज किया था, वहां से ये 10⁻30 आया है। तो क्योंकि अब एज लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है हमें 407 पिकोमीटर और गोल्ड एफसीसी में क्रिस्टलाइज आउट हो रहा है, इसलिए जो जेड है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एम एटॉमिक मास आपको पता है, तो यहां से हम डायरेक्ट डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 इंटू एटॉमिक मास इज 197 अपॉन ए, एच लेंथ 407 पिकोमीटर दी हुई है, इंटू 10⁻⁻30 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 इंटू 10⁻23। ये वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे और जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी, 4 इंटू 197 अपॉन 407 इंटू 6.02 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 एंड आफ्टर कैलकुलेशन जो डेंसिटी इसकी हमें मिलती है वो आती है लगभग 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक इसका आंसर आ गया, लेकिन साथ ही साथ उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट इट्स एटॉमिक रेडियस। यदि हमें एज लेंथ पता हो, एफसीसी यूनिट सेल हमारे पास है, एफसीसी लैटिस टाइप का है गोल्ड, उस केस में आर और ए में क्या रिलेशन होता है आपको पता है। इन केस ऑफ एफसीसी आर इज इक्वल टू ए बाई 2√2। ए हमें पता है एज लेंथ 407 पिकोमीटर है, अपॉन 2 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.41। इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो R की वैल्यू है, ये वैल्यू आती है 143.2 समथिंग पिकोमीटर। इस तरीके से हम डेंसिटी और रेडियस ऑफ द एटम ऑफ गोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। एन एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें। यदि एलिमेंट है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो जेड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। विद इट्स एज लेंथ ए हमें दिया हुआ है 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट ये भी दी हुई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ कैलकुलेट क्या करना है, लास्ट यदि आप लाइन पढ़ें तो लिखा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। हमने ये बताना है यदि हमें 208 ग्राम एलिमेंट दिया हुआ हो तो उसमें कितने एटम्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल जो होता है अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और जो एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं वो आता है हमारा ग्राम पर मोल में। इसका मतलब तो क्या हुआ कि हमें यहां पर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कैलकुलेट करना होगा। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट जब हमें कैलकुलेट हो जाएगा, देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट
this much of the element. आपको पता है फॉर्मूला, डेंसिटी क्या होता है, Z इंटू m अपॉन a नॉट a क्यूब इंटू 10⁻³ इंटू n नॉट एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से m कितना हो जाएगा, सो m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू a क्यूब इंटू 10⁻³ इंटू n नॉट अपॉन z। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, यहां से एटॉमिक मास आ जाएगा, डेंसिटी 7.2 इंटू a, एच लेंथ 288 हमें दी हुई है, इंटू 10⁻³ एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हम रखेंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 2। नाउ ऑन कैलकुलेशन, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 7.2 इंटू 288, जिसको अप्रोक्सीमेटली भी हम 300 मान के चलें तो चलिए पहले ऐसे ही करते हैं, 6.02 इंटू 10⁻⁻7/2। एंड ऑन कैलकुलेशन ये जो वैल्यू आती है, ये आती है 51.8 ग्राम पर मोल, यानी ये एटॉमिक मास आ गया एलिमेंट का। यानी एक मोल जो एलिमेंट है उसका वेट है 51.8 ग्राम, और एक मोल में हमें पता है हाउ मेनी पार्टिकल्स आते हैं, यस एवोगैड्रो नंबर, यानी 51.8 ग्राम एलिमेंट कंटेन एटम्स, हाउ मच, एवोगैड्रो नंबर हमने कितने में निकालने हैं, 208 ग्राम में निकालने हैं। तो 200 ग्राम में जब हम निकालेंगे तो ये डिवाइडेड बाय 51.8 इंटू 208, दिस गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। साथ ही इसके बाद देखते हैं कुछ और टाइप के इस पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल्स। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डेंसिटी दी हुई है पोटेशियम फ्लोराइड की 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डिस्टेंस दिया हुआ है पोटेशियम आयन और फ्लोराइड आयन में 269 पिकोमीटर, और एटॉमिक मास दिया हुआ है हमें पोटेशियम और फ्लोरीन का। याद रखिएगा सबसे पहले जब भी हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला रो यानी डेंसिटी निकालने का ये हम पहले भी कर चुके हैं। यहां से जो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास आता है वो आएगा Z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू 10⁻³ इंटू रो। अब देखिए क्रिस्टल हमारे पास है पोटेशियम फ्लोराइड, ये अल्कली मेटल हैलाइड है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सोडियम क्लोराइड टाइप का होगा, और सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में Z कितना होता है, m होता है। यहां पर जो मास होगा वो क्या होगा, फार्मूला यूनिट मास होगा। फार्मूला यूनिट मास किसका, पोटेशियम फ्लोराइड का। पोटेशियम फ्लोराइड जिसमें पोटेशियम 39 है और फ्लोरीन 19 है, तो ये कितना हो गया फार्मूला यूनिट मास 58। अब हम इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, लेकिन अभी भी हमें A नहीं पता है। एक एक जगह पर क्या दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस बिटवीन पोटेशियम आयन एंड फ्लोराइड आयन। अब क्योंकि सोडियम क्लोराइड का FCC टाइप स्ट्रक्चर होता है और क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as at the center of the face, while the sodium ions are present at the edge center as well as at the body center. तो अगेन यदि मैं एक फेस की बात करूं, यहां पर फेस के कॉर्नर पे क्लोराइड आयन है और फेस के सेंटर पे क्लोराइड आयन है, और जो सोडियम आयन है दे आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। तो ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, तो एज लेंथ
क्या हो जाएगी, डबल दिस डिस्टेंस। तो इसलिए A कितना हो जाएगा, A इज 2 इंटू 269 पिकोमीटर। अब ये वैल्यूज आप यहां पुट कीजिए। एवोगैड्रो नंबर कितना कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे फिर हम, Z4 है M 58 ग्राम पर मोल, A हमारे पास है 2 इंटू 269 क्यूब इंटू 10⁻⁻30 इंटू डेंसिटी हमें दी हुई है 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए जब एवोगैड्रो नंबर हमें कैलकुलेट करना होता है, ये वैल्यूज, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि वैल्यू लगभग 6.0 इंटू 10⁻23 के आसपास आती है। तो इस तरीके से हम एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और दूसरी टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज अ फॉर्मूला nickel 0.98 and oxide. What fraction of nickel exists as nickel 2 positive and nickel 3 positive ions? यानी ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है जिसमें निकल और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो 0.98:1 है। यानी यदि 98 निकल है तो ऑक्साइड कितने हैं, 100 है। लेकिन निकल 98 निकल में कुछ निकल डाई पॉजिटिव है और कुछ निकल ट्राई पॉजिटिव है। सपोज इन निकल आयन जो है वो लेट इट बी X है। जब टोटल हमारे पास 98 है तो निकल 3 पॉजिटिव आयन कितने रह जाएंगे, 98 माइनस X। लेकिन जो चार्ज है पूरा निकल डाई पॉजिटिव और निकल ट्राई पॉजिटिव आयन पे, दैट मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन ऑक्साइड आयन। और एक ऑक्साइड आयन पे चार्ज 2 माइनस होता है, लेकिन 98 के रिस्पेक्ट में ऑक्साइड आयन है 100, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, 2 इंटू 100। अब यहां से हम चार्ज को इक्वेट करेंगे। हमारे पास निकल डाई पॉजिटिव कितने हैं, X है, तो टोटल चार्ज प्लस कितना आ गया निकल पे, 2 इंटू X, प्लस 3 पॉजिटिव कितने हैं, 98 माइनस X, तो इसलिए ये प्लस चार्ज कितना हो गया, 98 माइनस X इंटू 3। ये सारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल है। कितना नेगेटिव चार्ज कितना है हमारे पास, एक ऑक्साइड पे 2 नेगेटिव, तो टोटल 100 पे कितना हो गया, 2 इंटू 100। इस तरीके से हम इसको यहां पर कैलकुलेट करेंगे। माइनस 3x इक्वल टू 200 और ये हो गया माइनस x इक्वल टू 200 माइनस 294 और x हो गया 94। यानी जो निकल डाई पॉजिटिव है वो 94 है, तो इसलिए जो निकल ट्राई पॉजिटिव होंगे, निकल ट्राई पॉजिटिव जो होंगे वो कितने रह जाएंगे, 98 माइनस 94 दैट इज 4। लेकिन हमने क्या निकालना है, फ्रैक्शंस निकालनी है, परसेंटेज में बताना है। तो निकल परसेंटेज ऑफ निकल आयन 98 टोटल निकल है, 98 टोटल निकल है, उसमें से 94 निकल डाई पॉजिटिव है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगी निकल डाई पॉजिटिव की, 94/98 इंटू 100। कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो ये आता है लगभग 95.9 यानी अप्रोक्सीमेटली 96%। और यदि निकल डाई पॉजिटिव 96% है तो इसलिए जो निकल ट्राई पॉजिटिव होगा वो कितना हो जाएगा, 4%। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर अक्सर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स की आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।